हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि आगामी 17 नवंबर बीपीएससी प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड डेट है और इसको ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो रिपोर्ट है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बारी बारी से सीरीज लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको एग्जाम में काफी मदद मिल सके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। रिपोर्ट क्या क्या कहता है, किस किस का रिपोर्ट है। देखिए, हाल ही में ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने एक रिपोर्ट जारी किया है। मैंग्रोव 1 के बारे में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ाया गया है। तो ये कहता क्या है, इसको देखिए। 26 जुलाई को ये रिलीज किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिए? मैंग्रोव अलायंस के द्वारा विश्व के मैंग्रोव की स्थिति 2024 शीर्षक से, है ना, ये रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? GMA, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। ठीक, इसमें 100 से अधिक सदस्यों के प्रमुख गठबंधन में शामिल है। विश्व के मैंग्रोव के संरक्षण और पुनरुद्धार का कार्य करती है। ठीक, इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है, जो वैश्विक स्तर पर कुल मैंग्रोव क्षेत्र का अकेले इंडोनेशिया में 21% है और पूरे दक्षिण एशिया में 1/3 है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना मैंग्रोव वन है उसका सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में 1/3 मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे तो अकेला इंडोनेशिया ऐसा देश है, जो आपके इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए, इंडोनेशिया ऐसा देश है जो विश्व का 21% मैंग्रोव वन सिर्फ अपने देश में सहेज के रखा हुआ है। बात समझ में आया? विश्व का 21% मैंग्रोव वन कहाँ है? इंडोनेशिया में। यानी सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन अगर किसी देश में पूछेगा तो इंडोनेशिया होगा। अगर रीजन पूछेगा तो दक्षिण पूर्व एशिया होगा। समझे? दक्षिण पूर्व एशिया पूरे दुनिया के मैंग्रोव वन का 1/3 अकेला कवर करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, वर्मुडा, वर्मुडा का नाम आपने सुना होगा। यहां देखिए, वर्मुडा है, ये जो इलाका है ना। वर्मुडा में सेंट जॉर्ज द्वीप है, एक आइलैंड है। पूछ सकता है आइलैंड का नाम भी, जो चर्चा में रहता है वही तो क्वेश्चन पूछता है ना। तो सेंट जॉर्ज द्वीप आइलैंड है एक, जो 32.36 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये भी ध्यान रखिए। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मैंग्रोव का सबसे उत्तरी रिकॉर्ड रखता है। यानी सबसे उत्तरी साइड है जहां नेचुरल रूप से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, है ना। सबसे उत्तर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मैंग्रोव वन कहां पे पाए जाते हैं? वर्मुडा में सेंट जॉर्ज आइलैंड है वहां पर। उसके उत्तर में मैंग्रोव प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नहीं हैं, आर्टिफिशियल है। यानी कि मनुष्य ने अपना मैंग्रोव को वहां पे जनरेट किया है, रोपा है। प्राकृतिक रूप से सेंट जॉर्ज द्वीप पे ही वर्मुडा में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए 32 डिग्री पे है ये इलाका है। ये वर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा आपने, काफी चर्चा का विषय होता है ना। तो यही चीज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे दक्षिणी मैंग्रोव जो है सबसे उत्तर में कहाँ है? वर्मुडा में, जो अभी चर्चा की है। सबसे दक्षिण में मैंग्रोव कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया इलाका है ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया के 5 किलोमीटर आगे दक्षिण में 38.9 डिग्री अक्षांश पर है। इससे पहले उत्तर में कितने डिग्री अक्षांश पर है? 32.36 डिग्री अक्षांश पे। लेकिन दक्षिण इलाके में जो है कितना पे है? 38.90 डिग्री अक्षांश पे मौजूद है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैंग्रोव वन के बारे में हम लोग जानते हैं। उष्णकटिबंधीय तटीय अंतर ज्वार क्षेत्र में पाए जाने वाले लवण सहिष्णु पादप समूह है। लवण सहिष्णु का मतलब होता है जो सैलिनिटी को, है ना, लवणता को, नमकीन व्यवस्था को अपने अंदर समाहित करता है, बर्दाश्त करता है। ठीक है, विशेषता क्या है?
ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी जड़ें न्यूमेटोफोर वायवीय होती हैं, हवाओं में तैरता हुआ ऐसा लगेगा पानी के अंदर, जड़ से नहीं पकड़ा रहता है ना। इसके बाद वायुमंडल से ऑक्सीजन अवशोषित करती है ये, राइट। ताजे जल को संग्रहित करने के लिए मोटी अवशोषक पट्टियां का निर्माण करती है ये, ठीक है। इसका महत्व क्या है, समुद्र तट को संयत करते हैं और मृदा अपरदन को कम करता है ये, ठीक है। चक्रवातों से सुरक्षा करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करके जल की गुणवत्ता में सुधार करता है, और महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है ये, कार्बन सिंक के काम करता है मैंग्रोवन। ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आवरण कहाँ कहाँ है देखिए, वैश्विक लेवल पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव एशिया में है, इसके बाद अफ्रीका में है, फिर उत्तरी एवं मध्य अमेरिका में है, और दक्षिणी अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक लेवल पर अगर महादेश के संदर्भ में पूछेगा, है ना, तो सबसे ज्यादा एशिया महादेश में मैंग्रोव है। अगर एरिया के वाइज पूछेगा तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ है, दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। अगर देश पूछेगा तो कहाँ होगा, इंडोनेशिया होगा। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद भारत के संदर्भ में देखिए, ISFR रिपोर्ट 2021 में भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है, पश्चिम बंगाल, इसके बाद गुजरात, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। सुंदरवन जो है मैंग्रोव वन का विश्व का सबसे बड़ा एकल खंड है ना, ये ध्यान रखेंगे। संरक्षण के उपाय कैसे किया जाएगा, इसमें कौन कौन सी पहल हुई है मैंग्रोव के संरक्षण के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में, है ना, मैंग्रोव को शामिल किया गया है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में मैंग्रोव को शामिल कर दिया गया ताकि मैंग्रोव का संरक्षण हो सके। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर पहल, किसकी पहल है, IUCN और UNDP की, ध्यान रखना, ये सब चीजें नोट कर लेना। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, मैंग्रोव जो है फ्यूचर के लिए है ना, किसका पहल है, एक इनिशिएटिव है मैंग्रोव को बचाने के लिए। किसकी पहल है, IUCN और UNDP, ये यूनाइटेड नेशन का, मैंने इससे पहले वाले रिपोर्ट में पढ़ाया है ना, हाँ। इसके बाद मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये किसकी पहल है, UNFCCC COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुआ है उसके 27 में ये चीजें इंडिकेट किया गया है। भारत में राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति का गठन किया गया, कितना, 1976 ईस्वी में। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शेरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगेबल इनकम्स, यानी कि इसकी नाम दी गई मिस्टी, ये किसके अंडर में है, केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा 23-24 में की गई थी, राइट। ये आपका बेसिक है मैंग्रोव से संबंधित, आप इसको चाहें बेहतर रहेगा कि नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को अपनाया जाता है, जिसके यूनेस्को के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, इसको नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा रिपोर्ट क्या है, विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है, इससे अक्सर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। विशेषता क्या है देखिए, राजनीतिक तनाव और उच्च ब्याज दरों के बावजूद वैश्विक विकास दर 2024-25 में कितना रहेगी, समझ में आया बात। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रोथ रेट कितना होने की संभावना जताई गई है ना, इस साल में, तो कितना है, 2.6% पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2.7%। यानी इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर में जो वर्ल्ड बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है उसमें ग्रोथ रेट, विश्व का ग्रोथ रेट कितना है, 2.7%, और अगले साल के लिए एक्सपेक्टेशन कितना है, 2.7, इस साल के लिए कितना है, 2.6। यहां देखिए 40 वर्षों में सबसे अधिक मौद्रिक नीति शक्ति के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है।
ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था, मजबूत घरेलू मांग, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या बताया उसने, मजबूत घरेलू मांग, निवेश में वृद्धि और मजबूत सेवा गतिविधि से प्रोत्साहित है। भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ जो कर रही है एट प्रेजेंट में, उसका मूल कारण इसने बताया है कि अर्थव्यवस्था में मजबूत घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा है। स्वाभाविक बात है, पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है तो डिमांड किसके पास होगा, है ना। जहां जनसंख्या है वहीं तो डिमांड बढ़ेगी। तो जनसंख्या होने के कारण डिमांड बढ़ रही है, और इस डिमांड को बढ़ाने में सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है, सरकार का जो इनिशिएटिव कोरोना काल से रहा है ना, वोकल फॉर लोकल कि लोकल फॉर वोकल, है ना। तो उसको ध्यान में रख के सरकार का जो फोकस है मेक इन इंडिया, अधिक से अधिक वस्तुओं को, छोटी छोटी सारी वस्तुओं को लगभग भारत में बनाना। अब इन्होंने क्या किया, मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल, भारत में बनाने का मतलब सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है, ये ग्लोबल वैश्विक लोगों के सहयोग के लिए है। ये सब चीजें मांग को क्रिएट करने में मदद किया है। निवेश में वृद्धि, अब सरकार अपनी आर्थिक नीति में बदलाव करेगी तो इन्वेस्टमेंट तो आएगा ना। जब मांग ज्यादा होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, डिमांड जब ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी वहां पे, क्योंकि कोई भी आदमी अपना रुपया वहीं फंसाना चाहता है जहां से इनकम का स्रोत बने, है ना। तो डिमांड ज्यादा है तो निवेश आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। निवेश आएगा तो क्या होगा, सेवा सेक्टर मजबूत होगा। सिंपल सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगा तो रेस्टोरेंट खोलेंगे, बड़े बड़े होटल खोलेंगे, बहुत बहुत सारे चीजें खोलेंगे, तो उसमें काम करने वाले लोग कौन होंगे, सर्विस सेक्टर के लोग होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। इन्वेस्टमेंट आएंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उसमें काम कौन करेगा, सर्विस सेक्टर के लोग। बात समझ में आया। इन तीनों के प्रोत्साहन से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है ऐसा वर्ल्ड बैंक कहता है। कैसे, देखिए, जीडीपी, ईएमडीई और जीडीपी प्रति व्यक्ति वृद्धि वर्ष 2023 में 3% से गिरकर 24 में 3% हो गई है ना। इसका अनुमान लगाया जा रहा है वर्ष 25-26 तक यह पिछले वर्ष के आसपास ही रहेगी, जो वर्ष 10-19 के दौरान 3.8% के औसत से काफी नीचे है। चीन और भारत, यहां देखिए, चीन और भारत को छोड़कर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय का समग्र स्तर वर्ष 2019 की तुलना में 24 में कम रहने का उम्मीद बताया गया है। अब चीन और भारत का प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ेगी ऐसा बताया है वर्ल्ड बैंक ने। क्यों बताया है, डिमांड बढ़ने का मतलब ही है कि व्यक्ति के पास पैसा बढ़ रहा है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ रहा है तो मतलब वहां के लोगों के पास इनकम है, तभी तो डिमांड बढ़ रहा है। तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो तुम मोटरसाइकिल से कहां से चलोगे, साइकिलों नागवार गुजरेगा, है ना। मोटरसाइकिल की बिक्री अगर बढ़ रही है इसका मतलब है कि 4 लेयर जो पॉपुलेशन है, यानी कि निम्न वर्गीय जो क्लास है उसके अंदर परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो मोटरसाइकिल की बिक्री बढ़ रही है। कार की बिक्री बढ़ने का मतलब है मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, इसलिए कार की बिक्री बढ़ रही है। लग्जरी आइटम जो हो रहा है इसका मतलब मध्यम वर्ग से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके अंदर इनकम बढ़ रही है, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, लग्जरी आइटम की डिमांड बढ़ रही है ना। ऐसे मूल्यांकन किया जाता है। तो भारत और चीन को छोड़कर, है ना, अन्य दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें प्रति व्यक्ति इनकम जो है औसत क्या होगा, कम रहने वाला है 24 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, चूंकि भारत इसी सेगमेंट में आता है तो ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र, साउथ एशिया रीजन में वृद्धि वर्ष जो है 2023 में कितना परसेंट है, 6.6% है ना। धीमी होकर 24 में कितना होने वाली है, घट रहा है वृद्धि रेट, लेकिन
भारत में स्थिर वृद्धि के साथ वर्ष 24-26 में क्षेत्रीय विकास दर 6.2 पर रहने का अनुमान है। बांग्लादेश में समृद्धि दर मजबूत रहने की उम्मीद है। अब तो क्या कहेगा, अब अगले बार रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा बांग्लादेश की स्थिति, अभी तक तो यही रहेगा, है ना। हालांकि पिछले कई वर्षों की तुलना में इसकी दर धीमी रहेगी और पाकिस्तान और श्रीलंका में भी वृद्धि मजबूत होने की संभावना है। भारत के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक का ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। समृद्धि में क्या है, अनुमान है कि इसमें से औसतन 6.7% इस साल में वृद्धि होगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक का ऑब्जर्वेशन है ना। जिससे दक्षिण एशिया विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन जाएगा। भारत में वृद्धि मजबूत रही है, जिसे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बढ़ावा मिला है। अगर ग्रोथ रेट बढ़ा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें अगर गौर कीजिएगा इस डायग्राम को, परसेंटेज चेंज फ्रॉम द ईयर अर्लियर, प्रत्येक साल बाई साल जो बदला हुआ है ना, उसमें अगर आप गौर देखिएगा तो इंडस्ट्री का लेवल क्या है, रेड वाला है, सर्विस सेक्टर है येलो वाला है, और एग्रीकल्चर क्या है, नीला है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखिएगा, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर में, है ना, और फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में, तो अनुमान लगाइएगा इस सेक्टर में, इतना में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो रहा है ना, हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन, इंडस्ट्री सेक्टर अप डाउन के कंडीशन में है कि नहीं है, अप है फिर डाउन है फिर डाउन है, ऐसे सेगमेंट में आ रहा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में देखिएगा तो इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर एकदम बूम पर है, सबसे ज्यादा किस, फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ का एरिया का। ठीक है, इसके बाद फिर डाउन गया है, देखिए डाउन गया है, फिर डाउन गया है, फिर डाउन गया है, सर्विस सेक्टर डाउन कर रहा है और इंडस्ट्री सेक्टर अप एंड डाउन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, ये ग्राफिक्स में ऐसे ही समझा जाता है, इससे अनुमान लगता है। तो इसके बारे में वर्ल्ड बैंक का मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखा जाए तो हाल के महीने में मुद्रास्फीति का बात बता रहा है वर्ल्ड बैंक की। दुनिया में अगर कोई देश मुद्रास्फीति को सबसे ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई को, तो वो भारत है। भारत में कंपेयर देखा जाए तो सबसे कम महंगाई है। इसके बाद व्यापार घाटा में देखिएगा तो धन प्रेषण में वृद्धि हुई है। धन प्रेषण मतलब धन का एक जगह से दूसरे जाना, प्रेषण, है ना। पर्यटन में सुधार हुआ है। इन सभी कारणों के साथ साथ आयात प्रतिबंधों के जारी रहने के प्रभाव से बाह्य असंतुलन में कमी लाने में योगदान दिया है। राजकोषीय घाटा के संदर्भ में देखिए, भारत में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको बोलते हैं, के सापेक्ष कम होने का अनुमान है, जिसका आंशिक कारण कर आधार है। कर मतलब टैक्स का बेस है, काफी सुधार किया गया है, जो व्यापक बनाने के लिए सरकार ने, है ना, अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों का उत्पन्न राजस्व का जो वृद्धि हुआ है उसका मेन आधार बनाया है। पूर्वानुमान क्या कह रहा है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहा है। इसके विस्तार की गति धीमी होने की उम्मीद है। अभी तक लगातार कई साल से ग्रोथ रेट इसका हाई है, स्वाभाविक बात है कि सब दिन हाई थोड़ी बना रहेगा, थोड़ा बहुत तो काम मैनेज करेगा ही ना। 2023-24 में उच्च विकास दर के बाद वित्त वर्ष 24-25 में शुरू होने वाले 3 वित्तीय वर्षों के लिए विकास दर कितना बताया है, 6.7% प्रति वर्ष की स्थिर वृद्धि का अनुमान लगाया है। यानी कि ओवरऑल देखिएगा भारत का ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू मतलब वर्ल्ड बैंक, है ना, 6.7% का अनुमान लगाया है। अगले साल, इस साल कितना है, 6.6 का। ठीक है, अब देखिए, अब जो नया रिपोर्ट है वो क्या है, एसडीजी रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इसने सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट को जारी किया है।
ठीक है, इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने में काफी पीछे है ना, और असमानताएं बढ़ रही है, जलवायु संकट बिगड़ रहा है, जैव विविधता की हानि तेजी से हो रही है। ये इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु है। ठीक है, इसके बाद और क्या रिपोर्ट कह रहा है? एसडीजी रिपोर्ट 2024 की विशेषता क्या है, हम इस पर देखते हैं। विशेषता में ये कह रहा है कि 2015 से लेकर 2024 तक सतत विकास लक्ष्य पर विश्व की प्रगति तथा वर्ष 30 तक की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इन सफलताओं और चुनौतियां दोनों पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा तय कर रखा है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाएगा, है ना। जैसे 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ है ब्राजील में, है ना, तो वहां पर एक तय हुआ था एजेंडा 21, है ना। एजेंडा 21 का मतलब होता है कि 21वीं शताब्दी में 2% के ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसा माना गया कि 2% अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो दुनिया के आधा से ज्यादा आइलैंड डूब जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हिम का पिघलन होगा, गर्मी बढ़ेगी, है ना, और बहुत सारे आइलैंड जो है वो डूब जाएंगे। तो एजेंडा इसका 2030 तक का दिया गया था। 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, उसी समय में एसडीजी वहां भी लाया गया था, और ये दिया गया था कि 2030 तक, है ना, जो 17 मानक है एसडीजी के, ठीक है, हम आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे। 17 मानक है एसडीजी के, उसको पूरा करना दायित्व बनता है सारे राष्ट्रों को मिलकर। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रगति अच्छी नहीं है, टारगेट को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या कहा गया है? रिपोर्ट से पता चलता है कि विश्व 2030 एजेंडे को साकार करने के मार्ग से काफी दूर है ना, यानी कि माइनस में जा रहा है अपेक्षाओं के विपरीत। 2015 के आधारभूत स्तंभ के आधार पर केवल 17% में ही वर्ष 2030 तक उपलब्धि के लिए पर्याप्त प्रगति प्रदर्शित हुई है, यानी कि जितने उसमें टारगेट दिए गए थे उसका मात्र 17% ही अचीवमेंट ऐसा दिख रहा है जो उसको पूरा कर पाएगा। 18% ने मध्यम प्रगति पाई है, 30% ने मामूली प्रगति है, 18% ने स्थिरता दिखाई है, और 17 ने प्रगतिमान संकेत दिए हैं। ऐसा एसडीजी का आइडिया है। देखिए, एसडीजी में सबसे बड़ा जो एक समस्या बनता है आपके एग्जाम के लिए, वो ध्यान रखिएगा क्या है? वाटर स्ट्रेस जो है, यानी कि पानी की जो समस्या है पूरे वर्ल्ड में, है ना, वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे पानी की समस्या का मानक है परसेंटेज वर्ल्ड में कितना है? 18.6% है। अगर वर्ल्ड वाइड पे पूछेगा पानी की वाटर स्ट्रेस लेवल जो है पूछेगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो 18.6% है। सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस कहाँ है? नॉर्दर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया में। ध्यान रखिए कितना, लगभग 80%, 79.7% वाटर स्ट्रेस है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल एंड साउथ एशिया में है 74.8%, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया में है 30.4%, यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका में 12.5%, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन इलाके में 6.3%, सब सहारा अफ्रीका रीजन में 6.3%, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 5.9%, उस्निया इलाका है, आपने देखा होगा प्रशांत महासागर के इलाके में, मैंने बताया है साउथ ईस्ट एशिया के बाद, है ना, वहां पर 0.2%, और वर्ल्ड लेवल पे 18.6% वाटर स्ट्रेस यानी कि पानी की समस्या का कारण बन रहा है। ठीक है, पीने योग्य पानी तो बहुत है, पूरे पृथ्वी पर 2/3 क्षेत्र में पानी है, लेकिन पानी ही नहीं है। पीने योग्य पानी न पानी कहलाएगा, ये ध्यान रखना है, यह चीज है। अब देखिए, एक और रिपोर्ट आया है, माइग्रेशन रिपोर्ट, जो बीपीएससी बराबर प्रश्न पूछती है। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IMO ने अपनी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। सवाल ये होता है यूनाइटेड नेशन के अनुसार प्रवासी कौन है, इस बात को भी ध्यान रखिए। प्रवासी कौन है, किसको आप माइग्रेंट कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग इकोसॉस, याद है मैंने कल पढ़ाया है परसों, है ना। प्रवासी वह व्यक्ति है जो अपने जन्म के देश से बाहर 12 महीने से अधिक समय तक रहता है। जहां उसका जन्म हुआ है वहां से 12 महीने से अधिक अगर ज्यादा दूसरे देश में रह रहा है उसको प्रवासी माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ का सामाजिक संगठन है उसके अनुसार। वर्ष 2020 में दुनिया में लगभग 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, जो वैश्विक आबादी का 3.6% है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से यानी जन्म देश से, है ना, 12 महीने तक दूसरे देश में रहता है उसको प्रवासी माना जाएगा, है ना। 2020 में जो डेटा होता है सबका 2 साल 3 साल पुराना डेटा होता है, क्योंकि सबको कलेक्ट करना पड़ता है ना पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसमें 2020 में दुनिया में लगभग 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट थे यानी प्रवासी थे, जो दुनिया के एक दूसरे देश में इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, है ना। उसमें पूरी दुनिया की आबादी का इसकी संख्या कितनी है? 3.6% है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में शीर्ष धन प्रेषण भेजने वाला देश है, यानी कि दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा पैसा मजदूरों को दे रहा है, प्रवासियों को दे रहा है, वो अमेरिका है। देखिए यहाँ पे दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा, इसके बाद सऊदी अरब, इसके बाद स्विट्जरलैंड, इसके बाद जर्मनी, इसके बाद चाइना, इसके बाद कुवैत। धन को देखिए, धन प्रेषण भेजने वाला देश मैं बता रहा हूं, अभी प्राप्त करने वाला बाद में बताऊंगा। पहले जो जिस देश से धन सबसे ज्यादा बाहर जा रहा है ना, वो कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट सबसे नंबर 1 पे है, इसके बाद सऊदी अरबिया है, इसके बाद स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, चाइना है, कुवैत है। कोई दिक्कत? इस डेटा को बिल्कुल याद रखिएगा 2022 के, मतलब अगला रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के आधार पर शीर्ष 5 धन प्रेषण करने वाले, धन प्राप्त करने वाले जो देश है वो ताजिकिस्तान है 51%, इसके बाद टोंगा देश का नाम है, लेबनान, ठीक है, सामोआ, ये सब आइलैंड टाइप का है, किर्गिस्तान। जीडीपी के आधार पर, है ना, सबसे ज्यादा जो धन इसका जीडीपी है उसमें उससे ज्यादा उसका इनकम है बाहर से कमाने वाले के लोगों के द्वारा, उसके हिसाब से दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पे माइग्रेशन के द्वारा पैसा आया है तो वो है नंबर 1 पे भारत। भारत को सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में मिला है बाहर से, इसके बाद मैक्सिको, इसके बाद चाइना तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कोरोना काल के बाद जहां चाइना नंबर 1 पे पहले रहता था, भारत 2 पे रहता था, कभी चाइना भारत नंबर 1 पे जाता था, चाइना नंबर 2 पे जाता था। अब कोरोना काल के बाद भारत की छवि ने भारत को दुनिया में बहुत आगे बढ़ाया है, या यूं कहो कि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट की छवि ने, है ना, दुनिया में बहुत आगे बढ़ाया है, और परिणाम चाइना सीधा बैक पे चला गया, हम उससे दुगुना से ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा जो प्रवासियों के द्वारा पैसा भेजा गया है किसी देश में वो है सबसे ज्यादा इंडिया में, इसके बाद मैक्सिको के लोगों ने अपने देश में भेजा है, उसके बाद चाइना को, फिलीपींस को, फ्रांस को और पाकिस्तान। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? भारत को 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर, है ना, अधिक प्राप्त हुआ, और वह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला तथा उसे पार करने वाला पहला देश बना है। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो क्राइटेरिया है उसको पार करने वाला भारत पहला देश बना है, जो माइग्रेंट्स के द्वारा जो इनकम है उसके मामले में। G7 देश जो है, ग्रुप 7 के देश में फ्रांस और जर्मनी, है ना, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 प्राप्तकर्ता देशों में शामिल है। तो यहां तक आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए
जो छात्र एवं छात्राएं बाहर पढ़ने जाते हैं ना, उसके संबंध में भी रिपोर्ट है, वो भी ध्यान रखिएगा। 2021 में लगभग 3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय गतिशील छात्र छात्राएं, है ना, छात्र छात्राएं थी। पुरुषों की संख्या इसमें 3.4 मिलियन यानी 52%, और महिलाओं की संख्या 47%, यानी कि लड़कियों से ज्यादा लड़के अभी भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं। वैश्विक रूप से गतिशील छात्र आबादी का बड़ा हिस्सा एशियाई देशों से जाता है। बाहर जितना दुनिया के लोग पढ़ने जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी कॉन्टिनेंट से जाता है तो एशियाई देश से जाता है। ठीक है। इसके बाद 2021 में 1 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गतिशील छात्र चीन से गए हैं, सबसे ज्यादा चीन से गए हैं। उसके बाद भारत से गए हैं बाहर कमाने, बाहर पढ़ने। अगर कोई छात्र सबसे ज्यादा कोई देश अपने छात्र को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए तो उसका नाम है चीन। इसके बाद अगर कोई देश भेजा है तो उसका नाम है भारत। बात समझ में आ रहा है ना? ये डेटा आपके लिए जरूरी है एग्जाम, आगामी एग्जाम के लिए। इसके बाद अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील छात्रों के लिए सबसे बड़ा गंतव्य स्थान है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ने अगर किसी देश में गया है तो वो है कौन? अमेरिका है। अमेरिका में सबसे अधिक छात्र छात्राएं पढ़ने गए हैं दुनिया में। ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, इसके बाद यूके है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके बाद जर्मनी है, फिर इसके बाद कनाडा है। यानी कि सबसे नंबर 1 पर वह देश जहां पे छात्र छात्राएं पढ़ने गए हैं वो अमेरिका है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद जर्मनी है, इसके बाद कनाडा है ना। ये हायरार्की है, क्रोनोलॉजी है जो छात्र छात्राएं पढ़ने जिस देश में गए हैं। और याद रखिएगा सबसे अधिक छात्र किस देश से गए हैं वो क्या है? चीन है। उसके बाद भारत है। भारत सेकंड स्थान पे यहाँ पे आता है। ठीक है। और कोई दिक्कत है तो बताइए हमको आप। नहीं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये रिपोर्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये पार्ट 1 था। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 हम लाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और जितने भी रिपोर्ट होंगे इंपॉर्टेंट, देखो कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं एग्जाम में जो अंदर से जाके क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे आप ये मत समझिए कि आप इसे, हमें शौक थोड़ी ना है कि आपको फालतू का इंफॉर्मेशन दे। हमारे पास उतना समय थोड़ी है टाइपिंग करवाने का या करने का, है ना। तो उसको ध्यान में रख के हम आपके एग्जाम को ध्यान में रख के ही कंटेंट यहाँ पर लाते हैं, ताकि अब क्वेश्चन पहले से डीप भी तो पूछ रहा है, उसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।